साल था 1946। जापान के सरेंडर के साथ दुनिया में सेकेंड वर्ल्ड वॉर अब खत्म हो चुका था। एक तरफ जहां भारी तबाही ने लोगों का घर परिवार और ठिकाना सब कुछ छीन लिया था, वहीं दूसरी तरफ धीरे धीरे ग्रेट ब्रिटेन की सुपरमेसी कमजोर पड़ गई थी और दो सुप्रीम पावर दुनिया के सामने उभर कर आई थी। ये थी यूएसए और यूएसएसआर। जी हाँ, अभी लोग उम्मीद लगा ही रहे थे कि शायद आने वाला फ्यूचर पीसफुल हो सकता है, लेकिन लोगों को कहां ही पता था कि इन दोनों देशों में ग्लोबल डोमिनेशन की ऐसी होड़ लगने वाली है कि आगे चलकर दुनिया एक बार फिर युद्ध के मुहाने पर खड़ी होने वाली है। इस बार ये वॉर आर्म वेपन्स की नहीं बल्कि सबसे पहले अंतरिक्ष में जाने की थी और यही आगे चलकर स्पेस रेस कहलाई, जिसके तहत दो न्यूक्लियर देश एक बार फिर आमने सामने थे, लेकिन युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि अंतरिक्ष की गहराइयों में। इस युद्ध में ना तो खून खराबा था और ना ही किसी हथियार का इस्तेमाल होने वाला था, लेकिन डिप्लोमेटिकली ऐसा बहुत कुछ होने वाला था जिसमें जीत किसी एक नेशन को मिलने वाली थी। तो क्या थी ये स्पेस रेस, इसे शुरू करने वाला कौन था और आखिर इससे किसको फायदा मिलने वाला था? ये सब जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं स्पेस रेस की उस कहानी को जिसमें यूएसए और यूएसएसआर ने एक समय पर एक दूसरे की ईंट से ईंट बचा कर रखती थी। देखिए, स्पेस हमेशा से ही हमारे लिए एक अपार पॉसिबिलिटी का सब्जेक्ट रहा है। कहते हैं अभी हम अंतरिक्ष का एक छोटा सा भी हिस्सा नहीं ढूंढ पाए हैं। अंतरिक्ष में खुद को स्थापित करने की होड़ हमेशा से ही अलग अलग स्पेस एजेंसीज में लगी रहती है और स्पेस का नाम लेते ही यूएसए की नासा हमारे दिमाग में सबसे पहले आती है। लेकिन नासा के इतने विशाल बनाने के पीछे एक बहुत लंबी कहानी रही है। उस समय स्पेस फ्लाइट अचीवमेंट में ये दोनों देश अपनी टेक्नोलॉजिकल जीत हासिल करना चाहते थे। इस कहानी की शुरुआत होती है 1954 में, जब अमेरिका स्पेस में एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट भेजने की बात करता है। इसी के अगले साल अगस्त 1955 में सोवियत भी इस जंग में कूद पड़ता है और यूएसए को साफ कर देता है कि सबसे पहले वो अपनी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजेगा। इसी के साथ शुरू होती है एक ऐसी स्पेस रेस की जिसमें दोनों ही देश आगे निकलने के लिए सब कुछ झोंक देते हैं। सबसे पहले शुरुआत अंतरिक्ष में जाने से होती है और फिर चांद पर पहुंचने से लेकर इंसान को अंतरिक्ष में पहुंचाने तक ये वॉर इतनी गर्म हो जाती है कि दोनों देश एक दूसरे को हराने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। इस कहानी में सबसे पहला और बड़ा मौका तब आता है जब 4 अक्टूबर 1957 को सबसे पहले सोवियत संघ आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक 1 को स्पेस में लॉन्च कर देता है। उस समय सोवियत ने जो टेक्नोलॉजी अपनी मिसाइल को अंतरिक्ष में भेजने के लिए इस्तेमाल की थी वो थी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इसके साथ अब सोवियत यूनियन इस स्पेस रेस में यूएसए से एक कदम आगे निकल जाता है, जिसके कारण यूएसए में तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है, जिसे स्पुतनिक क्राइसिस का नाम दिया जाता है। और लोग समझने लगते हैं कि भाई टेक्नोलॉजी के मामले में उनका और यूएसएसआर का कोई मुकाबला नहीं है। यहाँ तक कि अमेरिका की प्रेस भी सरकार को क्रिटिसाइज करने लग जाती है। टीवी पर खुलेआम हेडलाइन चलाई जाती है कि सोवियत रूस से अमेरिका हार गया है। इस मिसाइल के लॉन्च के कई फायदे उस समय यूएसएसआर को यूएसए से ऊपर दिखते थे, जैसे कि उनका मिसाइल बना लेना जिससे वो दुनिया के दूसरे कॉन्टिनेंट्स तक अपने न्यूक्लियर बम को भेज सकते थे। ठीक इसी के एक महीने बाद 3 नवंबर को यूएसएसआर फिर से एक और मिशन जिसे स्पुतनिक 2 कहा जाता है उसे लॉन्च कर देता है। इस मिशन में उन्होंने अपनी सैटेलाइट के अंदर एक कुत्ते को भेजा होता है जिसका नाम होता है लाइका। लाइका की जिंदगी अब तक तो सिर्फ यूं ही सड़कों पर घूमते फिरते करती थी, लेकिन सोवियत इसे एक ही झटके में बदल देता है जब वो इस कुत्ते को ये देखने के लिए स्पेस में भेजता है कि स्पेस फ्लाइट का किसी जीवित प्राणी पर क्या असर होता है। रॉकेट की मदद से स्पेसक्राफ्ट टेक ऑफ करता है और 162 दिन बाद धरती पर लौटता है, लेकिन इस पूरी यात्रा में लाइका की मौत हो जाती है और ले देकर फिर से एक बार यूएसएसआर आगे निकल जाता है और पहला ऐसा देश बन जाता है जिसने किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्पेस में भेजा था। इससे अमेरिका में एक बवाल खड़ा हो जाता है और यूएसएसआर की तरक्की से उसे इतनी मिर्ची लगती है कि वो भी दिन रात एक कर देता है और 2 महीने बाद ही जनवरी 1958 को यूएसए भी अपना पहला स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन लॉन्च कर देता है। उसका नाम होता है एक्सप्लोरर 1। इसमें एक्सपेरिमेंटल इक्विपमेंट लगे थे जिसने बाद में वैन एलन रेडिएशन बेल्ट की खोज की। इस बेल्ट में सोलर विंड से पैदा हुए ऐसे छोटे पार्टिकल्स होते थे जो जबरदस्त एनर्जी पैदा करते थे। इसके खोजकर्ता जेम्स वैन एलन के नाम पर ही इसका नाम दिया गया था। ये बेल्ट धरती से करीब 640 किलोमीटर से 58,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर थी। यहाँ का रेडिएशन लेवल कम और ज्यादा होता रहता था। यहाँ पर एनर्जी पैदा करने वाले पार्टिकल्स सोलर विंड के अलावा कॉस्मिक रे से भी आते थे। अमेरिका के इस पहले उपग्रह ने इससे जुड़े कई आंकड़े अमेरिकी वैज्ञानिकों को उपलब्ध करवाए थे।
ये अपने ऑर्बिट में करीब 12 वर्षों तक लगातार काम करता रहा। इसी के साथ 1 अक्टूबर 1958 को यूएसए नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नाम की संस्था बनाता है। उससे पहले सारा स्पेस से जुड़ा काम नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन एरोनॉटिक्स यानी कि NACA किया करती थी। सोवियत स्पेस प्रोग्राम की सफलता से चिंतित यूएस राष्ट्रपति डुइट आइजनहावर ने नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एक्ट पर हस्ताक्षर किए, जिससे एक कमेटी और एजेंसी को बनाया गया जो अमेरिका के स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन के लिए मील का पत्थर साबित हुई। इसके बाद 18 दिसंबर 1958 को अमेरिका ने दुनिया की पहली कम्युनिकेशन सैटेलाइट स्क्वाड लॉन्च किया। इसके द्वारा सबसे पहले उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति डुइट डी आइजनहावर के प्री रिकॉर्डेड क्रिसमस मैसेज को प्रसारित करके पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया, जो अंतरिक्ष से किसी भी आदमी का आवाज का पहला प्रसारण था। इसके बाद केवल 2 महीने के भीतर दिसंबर 1958 में सोवियत संघ ने अपना पहला मून एक्सप्लोरेशन मिशन लूना 1 को लॉन्च किया, लेकिन तेज गति की वजह से ये गलती से चांद के ऑर्बिट से ही बाहर निकल जाता है और पहला ऐसा मिशन बन जाता है जिसने पहली बार अर्थ के ऑर्बिट को पार किया हो। चांद पर पहुंचने की इस रेस में बड़ा मोड़ तब आता है साहब जब सितंबर 1959 को सोवियत अपना लूना 2 मिशन चांद की सतह पर सक्सेसफुली लैंड करके दिखाता है। इसके बाद की कहानी में अगले ही महीने अक्टूबर में सोवियत अपना लूना 3 मिशन भी लॉन्च कर देता है, जिसमें वो अपनी सैटेलाइट को चांद के ऑर्बिट में स्थापित कर देता है और चांद के दूसरे हिस्से के कुछ तस्वीरें भी खींचता है। अब तक इस रेस में सोवियत यूनियन साफ साफ अमेरिका से आगे चल रहा होता है। सोवियत अब अपने बुलंद हौसलों के सहारे अगस्त 1960 में स्पुतनिक 5 मिशन भी लॉन्च कर देता है, जिसमें वो 2 कुत्तों जिनका नाम होता है बेल्का और स्ट्रेल्का, इसके अलावा कुछ चूहे, एक खरगोश एंड कुछ पौधों को अंतरिक्ष में भेजता है। इसकी सबसे खास बात यही रही कि ये सब सक्सेसफुली अर्थ ऑर्बिट के टही कि ये सब धरती पर वापस भी आ जाते हैं। इसी के साथ अब सोवियत डी ऑर्बिट की टेक्नोलॉजी विकसित कर चुका था, जिसका मतलब है साहब कि वो अब किसी भी स्पेसशिप को ऑर्बिट में भेजकर उससे वापस धरती पर लाने में सक्षम था। अब इन सब चीजों से बौखलाए यूएस के पास बहुत बड़ी चुनौती आ चुकी थी और फिर यूएसए भी जनवरी 1961 के महीने में एक हैम नाम के चिंपैंजी को स्पेस में भेजकर उसे सक्सेसफुली धरती पर लैंड भी करवा लेता है, जिससे उन्हें कई महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है कि एक मानव शरीर स्पेस में कैसे रिएक्ट करता है। इसके बाद की कहानी सोवियत को यूएसए से कहीं आगे ले जाती है। अप्रैल 1961 में जब सोवियत अपना वोस्टॉक मिशन लॉन्च करता है तो पूरी दुनिया की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अब की बार सोवियत किसी जानवर को स्पेस में नहीं भेज रहा था, बल्कि इंसानों को भेज रहा था, और उस समय इन्हें कॉस्मोनॉट कहा जाता है। सोवियत यूनियन के यूरी गैगरिन दुनिया के पहले इंसान में से बन जाते हैं जिसने अर्थ से बाहर स्पेस की यात्रा की हो। उन्होंने अंतरिक्ष में करीबन 1 घंटा 48 मिनट की यात्रा करके इतिहास रच दिया था। अगले महीने अमेरिका भी मई 1961 में अपना पहला एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में भेजता है, जिसका नाम होता है एलन शेफर्ड, जो कि मर्करी रेडस्टोन 3 स्पेसक्राफ्ट में बैठकर अंतरिक्ष में जाते हैं। लेकिन इन्होंने इस समय अर्थ को ऑर्बिट नहीं किया था, बल्कि वो स्पेस में 116 मील ऊपर जाते हैं और करीबन 15 मिनट वहां पर बिताकर जमीन पर वापस आ जाते हैं। बाद में इसी महीने की 25 तारीख को यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी घोषणा करते हैं कि यूएसए इस दशक के अंत तक मानव को चांद पर भेजकर उसे सुरक्षित धरती पर वापस लाएगा। ये चीज उस समय के लोगों को सोचने में भी असंभव लगती थी और इसी के साथ अपोलो प्रोग्राम को लॉन्च कर दिया गया। यूएस सरकार ने नासा का बजट बढ़ाकर लगभग 2 गुना कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ सोवियत लगातार नए नए कीर्तिमान बनाता जा रहा था और यूएस की चांद पर आदमियों को भेजने की उनकी सोच सोवियत को महज एक मजाक लग रही थी। अब 1963 में सोवियत ने वोस्टॉक 6 मिशन लॉन्च कर दिया था, जिसमें उन्होंने पहली एक महिला को स्पेस में भेजा था और वो भी एक सिविलियन महिला को। इस मिशन में वैलेंटीना तेरेश्कोवा नाम की इस महिला ने पूरे 48 बार अर्थ को ऑर्बिट किया था और वो लगभग 3 दिन तक अंतरिक्ष में रही। इसके बाद यूएस ने मार्स को बाईपास करने के लिए भी एक मिशन किया, जिसमें पहली बार मार्स के सरफेस की कुछ फोटो खींची गई थी। इसके बाद आया वो साल जब पूरी दुनिया में इस स्पेस रेस पर सवाल उठाए जाने लगे। जनवरी 1967 में अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स ईडी वाइट, गज ग्रिसम एंड रॉजर शैफे की एक मिशन के दौरान मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु का कारण बताया जाता है कि उनके अपोलो 1 स्पेस कैप्सूल में आग लग जाने के कारण उनकी लॉन्च पैड पर ही जान चली गई। इसके कुछ महीने बाद ही सोवियत कॉस्मोनॉट व्लादिमीर कोमेरोव की भी मौत हो जाती है और उनकी मौत का कारण रहा उनके पैराशूट का फेल हो जाना जब वो धरती पर लैंड कर रहे थे।
दिसंबर 1968 में यूएस का स्पेसक्राफ्ट अपोलो 11 दुनिया का ऐसा पहला स्पेसक्राफ्ट बन जाता है जिसमें एस्ट्रोनॉट्स ने अब की बार मून को ऑर्बिट किया था और धरती पर वापस भी लौट आए थे। देखिए, अंतरिक्ष की दौड़ में अब यूएस हमेशा के लिए सबको पछाड़ने वाला था। अब दिन आ जाता है 16 जुलाई 1969, जब पूरी दुनिया अमेरिका के जॉन एफ कैनेडी स्पेस सेंटर की तरफ अपनी आंखें करके देख रही थी। मानवता के इतिहास में अब सब कुछ बदलने वाला था, क्योंकि अब यूएस अपने 3 एस्ट्रोनॉट्स नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन बज ऑल्ड्रिन एंड माइकल कॉलिंस को चांद पर भेजने के लिए अपना अपोलो 11 स्पेस मिशन लॉन्च करते हैं। इसके ठीक 4 दिन बाद यानी 20 जुलाई को अपोलो 11 का लूनर मॉड्यूल ईगल सक्सेसफुली चांद की सतह पर लैंड करता है। लैंडिंग के लगभग 6 घंटे बाद 21 जुलाई 1967 को रात के 2:56 पर मॉड्यूल का दरवाजा खोलकर नील आर्मस्ट्रॉन्ग एक सीढ़ी से नीचे उतर कर आते हैं और अपना पहला कदम चांद की सतह पर रखते हैं। इस पल में मानव इतिहास में एक नए पैन को जोड़ दिया था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर कदम रखते ही कहते हैं, वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, वन जायंट लीप फॉर मैनकाइंड। पूरी दुनिया के अखबारों में बहुत बड़े स्तर पर इस घटना की हेडलाइंस छपती हैं और अब दुनिया मान चुकी होती है कि इस स्पेस रेस का विजेता यूएसए है। इसके बाद दिसंबर 1972 तक यूएसए की नासा 7 मून लैंडिंग मिशन करती है, जिसमें से 6 सफल होते हैं और एक पूरा नहीं हो पाता। तब से लेकर अब तक नासा ने कई कीर्तिमान बनाए और दुनिया के बाकी हिस्से उससे सिर्फ देखते ही रह गए। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि यूएसए के अलावा आज तक कोई भी देश चांद पर अपने एस्ट्रोनॉट्स को नहीं भेज पाया और इसी के साथ लगभग 2 दशक तक चली यूएसए और यूएसएसआर की स्पेस रेस का अंत हो जाता है। बहरहाल, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें लिखना ना भूलें। तब तक के लिए हम आपसे लेते हैं विदा। जल्द हाजिर होंगे एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दें। साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।